हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ, चुनिंदा और मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी पिया बसंती। ये 20वीं सदी के दूसरे दशक से 21वीं सदी के पहले दशक तक यानी कुल 4 पीढ़ियों का बागी बदलाव है। बानगी देखें। पहली पीढ़ी में पति परमेश्वर बनकर रहे, दूसरी पीढ़ी में परमेश्वर से खिसके और मालिक बने, तीसरी पीढ़ी में पति की तरह होने रहने की तमीज़ सीखी और पति बनकर रहे। और ये जो बेशुमार बदलाव के साथ बिल्कुल नई पीढ़ी अवतरित हुई है, में पति पिया बसंती बने पत्नी के चौगिर्द मंडराने में सुख तलाश रहे हैं। वैसे एक भाव प्रत्येक पीढ़ी में समान रूप से देखा गया है, यही कि हर पीढ़ी को पिछली पीढ़ी दरोगा और आगामी पीढ़ी दगाबाज लगती है। दरोगा से हेल मेल बैठता नहीं, दगाबाजों से बैठाने को दिल नहीं करता। पत्नियों की स्थिति देखें तो पहली और दूसरी पीढ़ी की पत्नियां पतियों द्वारा लतियाई जरूर गईं, लेकिन बारी आने पर बहुओं को लतियाकर खामियाजा वसूल लिया। तीसरी पीढ़ी की निशा इस विप्र कुल की पहली स्त्री है जो सास बनते ही दहशत में डाल दी गई है। वो ऐसे गलत समय में सास बनी है जब सास की पदवी अमूमन ख़त्म होने को है और पिया बसंती का ओवर प्रोटेक्शन पाकर बहुएं चालबाज हो गई हैं। निशा खुद को असहाय बल्कि ठगा हुआ पाती है। दरोगा सास निरोग है और 2 बरस हुए दगाबाज पीढ़ी की आमद हो चुकी है। पहली पीढ़ी आजा आजी 14 साल की आयु में विदा होकर बिलारी मतलब ससुराल आई आजी ने दाम्पत्य का सूत्रपात शून्य से किया था। तब इस शुक्ल परिवार के पास कुछ खेत थे। खेत में अहरी मतलब 2-3 कच्चे कमरे बने थे। आजी का डोला अहरी में उतरा था। निरक्षर आजी के लेखे गणित का अर्थ है कै बीसी 100 मतलब कितने बीसी 100। 5 बार 20 गिन लो, हो जाता है पूरा 100। कै बीसी 100 पर निर्भर आजी का दावा था कोई उन्हें ठगने की मुजाल नहीं कर सकता। आजी ठगी न गई, ये अलग कारण था। आजा मतलब हनुमान दत्त जी उन्हें न खेती का हिसाब देते थे न एक पैसा। खेती से किसी प्रकार जोड़ तोड़ कर अन्न वस्त्र का प्रबंध हो पाता था। आजी के पास 16 हाथ लंबी 2 साड़ी और 2 बंडी हुआ करती थी। बंडी दिनों तक साबुत बची रहे, इस लिहाज से आजी घर में बंडी न पहनकर बाहर जाते समय और ठंडे मौसम में पहनती थी। लिहाजा ऐसा अप टू द मार्क कि वे आजा की सूरत से अधिक स्वर को पहचानती थी। दिन में तो अक्सर नहीं, रात में सास की मजबूत निगहबानी। आजा जिहादी की तरह गहन रात्रि में आजी के कोठे में मासिक अथवा पाक्षिक छापा मारते थे। आजी जब तक मर्म बूझती आजा प्रस्थान कर जाते। इस रिकॉर्ड लिहाज को कोट करते हुए आजी शालिग्राम भगवान को हाजिर नाजिर कर अम्मा मतलब आजी की बहू को बताती कि वे कितनी शील वाली रही हैं। हम कबहू एक जने मतलब आजा की सूरत नहीं देखें और तय बेशरम गणेश मतलब गणेश दत्त उनका बेटा के साथ परदेश जाए का उतान है। अम्मा हुमक कर आजी को देखती, सूरत नहीं देखी तई मतलब गणेश दत्त कैसन पैदा हो गए बेशरम। दूसरी पीढ़ी मतलब अम्मा बाबू। अम्मा ने दाम्पत्य का सूत्रपात 25% से किया। उनके आने तक अहरी में थोड़ा विस्तार लेकर घर का स्वरूप पा लिया था। फिर जब बाबू मतलब गणेश दत्त कंपाउंडर नियुक्त हुए 2-3 पक्के कमरे बन गए। अम्मा दहेज में तगड़ी भैंस, विशाल साइज हांडा, कोपर, बटुआ, साइकिल लाई थी जिसे आजी ने मामूली करार दिया। गणेश इतना पढ़ा लिखा और इतना कम दैया मतलब दहेज। इतना कम दैया मिला के शर्म लागत है। भैंसवार वाले पांडेजू अर्थात अम्मा के पिता बड़ कंजूस। 5वीं तक साक्षरता पाई अम्मा सियापा करने जैसी सूरत बना लेती। आजी का अगला संग्राम इसी साक्षरता को लेकर होता। रामायण बाँच लेते ही टटोरिया अर्थात विक्टोरिया बनी फिरत है ही। गणेश के साथ परदेश जाए का उतान है। बाबू छुट्टी पर जब भी बिलारी आते सिविल अस्पताल से मार लाया गया फिनाइल और डॉक्टरों वाला छोटा हैंडल लगा चौकोर बक्सा जिसमें दवाइयाँ और सिरिंज तरतीब से रखी होती साथ लाते थे। उन्हें जनरल ड्रग और सिरप के नाम रटे थे। बिलारी वासियों का बुखार सर्दी ठीक कर रुतबा जमा लेते। रुतबा ऐसा जमा कि बिलारी में डॉक्टर साहब संबोधित किए जाने लगे।
इसीलिए ख्याल आया दामोदर दत्त मतलब पुत्र को असली चिकित्सक बनाएंगे। अम्मा चौकोर बक्से का चमत्कार समझती थीं, पर फिनाइल उनकी नज़र में गैर जरूरी था। बोतलों में फेन काहे भर लाते हैं? फिनाइल है, पानी में फिनाइल डालकर पोछा लगाओ। हमको बदबू आती है। तुम संक्रमण का मतलब न समझोगी। बदबू आती है। मेरी देह से टिंचर की बदबू आती होगी? आती है। लहसुन की बदबू से टिंचर की बदबू भली होती है। कुछ कायदा सीखो। का सीखें? इसे पहनो। नर्सों डॉक्टरियों की चुस्त छाती से प्रेरित हो बाबू ब्रा खरीद लाए थे। अम्मा अत्यंत लजाई, लेकिन मालिक का आदेश टालते न बनता था। रिसा जाए और रात को कमरे में ही ना आवें तो आज ही मंगल मनावेंगी कि गणेश ने टोरिया मतलब विक्टोरिया का पानी उतार दिया। अम्मा ने सामग्री धारण की, जैसे को देह जकड़ लिया है। शहर में रहने का कायदा मालूम नहीं, लेकिन कहती हो तुम्हारे साथ शहडोल चलना है। कब ले चलोगे? बप्पा कह देंगे तो इसी बार। लौटने के एक दिन पहले जब बाबू और आजा खाना खाने बैठे, आजा ने पूछ लिया, कल जाए रहे हो? कुछ परेशानी तो नहीं होए परदेश में? बाबू ने फार्मूला लगाया, रोटी पानी की परेशानी है बप्पा, व्यवस्था होगी। बाबू ने अम्मा को सूचित कर दिया, तैयारी कर लेना, मैंने बप्पा को जता दिया है। अम्मा के आमाशय में हलचल मच गई। रेलगाड़ी में सवार हो परदेश जाना है, लेकिन देखती हैं आजी की गठरी तैयार है। बाबू का मस्तक गरमा गया। आजा ने अच्छा संकेत ग्रहण किया। बिलारी का कड़ा कायदा कह ना सके मुझे माता राम की नहीं गृहिणी की दरकार है। घूंघट में गुमशुदा अम्मा, पीठ फेर कर खड़े तपते बाबू। आजी का अपार गौरव, ये भैंसवार वाली खुद को बड़ा टोरिया मानती है। लो हम चले प्रदेश। आजी बाबू के साथ सर्विस मतलब सरकारी बस में बैठकर सतना आई। आगे रेल यात्रा करनी थी। रेलवे स्टेशन पर धुआं छोड़ते रेल इंजन को देखकर आजी के प्राण हलक में आ गए। गणेश या करिया करिया का आए? बाबू की तपन बढ़ गई। इतना नहीं जानती मैं प्रदेश जाना है। उठाओ गठरी, मैं तुमको बिलारी पटक आऊँ। लेकिन मोटी आवाज़ में बोले, इंजन है, यही रेल को चलाता है। लंबी यात्रा पर आजी डेरे पर पहुंची। पड़ोसी बाबू से मिलने आए। शुक्ला जी, आप श्रीमती जी को लेने गए थे? माता राम चली आई। पड़ोसी खुलकर हंसे। राम आपकी तरह संकोची न हुए होते तो कौशल्या को लेकर वन गमन करते। आजी ने माना वे बाजी हार गई हैं। गणेश, हम ही बिलारी पहुँचाए दो। पहुँचाए देंगे? बंडी काहे फेंक देती हो? पहिनो, हमारे साथी हंसते हैं। अकरास मतलब असुविधा लागत है। बिलारी पहुंचकर आजी ने अम्मा को लज्जित कर अपनी पराजय छिपाई। हम शहडोल में कॉलेज में पढ़े वाली सुंदर सुंदर लड़कियन का देखे हैं। टोरिया कलेज वाली लड़कियां बनती हैं, तय रामायण बाँच के टोरिया ना बन। बदले में अम्मा ठुमक चलत रामचंद्र जैसी चाल से अपने कमरे में बिला गईं। आगे चलकर अम्मा को बाबू के साथ पोस्टिंग पर रहने का मौका मिला। नकली बालों की चोटी, लेस लगे ब्लाउज जैसा शहर का कायदा अपनाकर अम्मा ने विक्टोरिया बनने की खानापूर्ति की। बाद के बरसों में बाबू का तबादला गृह जिला सतना की तहसील नागौद हो गया। आजा आजी के न रहने जाने पर अम्मा खेती बाड़ी संभालने के लिए बिलारी में रहने लगीं। सप्ताहांत में बाबू हाजिरी देने पहुंचते रहते। तीसरी पीढ़ी, निशा डॉक्टर दामोदर दत्त। निशा ने दाम्पत्य का शुभारंभ 50% से किया। उसे सबसे मजबूत कमरा दिया गया और तत्काल प्रभाव से आंगन के सुदूर कोने में शौचालय बनवाया गया कि MHSC बहू मैदान जाते न सोएगी। बिलारी में कीर्ति फैल गई। दामोदर दत्त को पढ़ी लिखी सुदूर वाली दुल्हन मिली है। अम्मा ने पूजा घर में विराजे शालिग्राम को प्रणाम किया। ठीक रहा जो आपने आजी को ऊपर पठा दिया, वरना कहती ये है असली टोरिया, कॉलेज में पढ़ी। आजी से मिले संताप को अम्मा ने निशा की डिग्री को निष्प्रभावी सिद्ध कर कम किया। शिक्षा बहुत ली हो पर निशा, तुमसे भात पसाते नहीं बनता है, कुछ ससुराल का कायदा सीखो। कायदा सिखाने के तौर पर अम्मा निशा को रसोई में झोंके रहती, लेकिन रसोई की वल्गा उनके हाथ में है। दर्शाने के लिए घी दूध का महकमा अपने पास रखती। किसे कितना दूध घी देना है नहीं देना है उनकी मर्जी। दामोदर दत्त को हाजमा बर्बाद करने की हद तक देना है, लेकिन निशा को नहीं देना है। शुक्ल परिवार की बहुएं दूध घी से प्रयोजन नहीं रखती।
अम्मा ने निशा के दहेज की खूब परख पड़ताल की। 15,000 नकदी, स्कूटर, फर्नीचर, चिकित्सक वर्ग के रेट को संपूर्ण करता और भी कुछ था, लेकिन अम्मा ने एक्सपर्ट कमेंट्स दिए। पेट काट के दामोदर को डॉक्टर बनाए, पे ना टेप रिकॉर्डर न फ्रिज। चूल्हे और कंडे जैसे प्रयोग से जूझती नई नई बहू निशा क्या तर्क देती, जब स्कूटर पाकर पुलक रहे टीबी विशेषज्ञ डॉक्टर दामोदर दत्त ही कुछ न बोले। वे चिकित्सक बन गए थे, पर संस्कार और लिहाज का गट्ठर उनसे न छूट रहा था। क्या क्या दहेज में नहीं मिला बताने के बाद अम्मा ने निशा के बैग बक्सों में सेंध मारी। निशा, ये क्या धर लाई हो? बिलारी में सलवार कुर्ता और प्यारे लाल अर्थात पैरेलल, बेल बॉटम नहीं चलेगा। मैंने अब तक यही पहना अम्मा। शादी हो गई है, साड़ी पहनो, तमाशा नहीं दिखाना। निशा निस्सहाय। अम्मा उसकी चेतना खत्म करके ही दम लेंगी, जबकि दामोदर दत्त कहते हैं तुम्हें अपने साथ पोस्टिंग पर ले जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बिलारी में रहो। अम्मा बाबू भी तो जाने बहू का सुख क्या होता है, फिर तो मेरे साथ ही रहना है। पढ़ी लिखी हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। यदि अम्मा समझने दें, उन्हें मेरे दोषी दिखाई देते हैं। ऐसा तुम्हें मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है, क्योंकि सास और बहू के कुछ प्राइड एंड प्रेजुडिस होते हैं। वे मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहती। स्पेस खुद बनाओ, दूसरे मदद नहीं करेंगे। अम्मा को रहते यहाँ बरस हो गए हैं। वे समाज, परिवार, रिश्तेदारी में खुद को प्रमाणित कर चुकी हैं। उनका हक मजबूत है, तुम्हें स्थापित होना है। मतलब अम्मा का दिल जीतो। मैंने पीजी डिग्री अम्मा बाबू का दिल जीतने के लिए नहीं ली है। तुम्हारे साथ शहर में रहूं तो किसी कॉलेज में मुझे एडहॉक अपॉइंटमेंट मिल सकता है। दामोदर दत्त भले ही मालिक से खिसक कर पति बनने की प्रक्रिया में थे, पर तब पत्नी जॉब करने की बात करे तो उसकी ये चेष्टा पति का पुरुषार्थ गिराने जैसी होती थी। दामोदर दत्त का मुख ऐसा हो गया था जैसे दिक्कतों से सामना हो गया हो। मुझसे कहा तो कहा, अम्मा बाबू सुनेंगे तो कूदने लगेंगे। हमारे परिवार में औरतें जॉब नहीं करती। समोसा तलकर, क्रोशिया से लेस बनाकर MHSC जरूर हो गई हो, लेकिन घर संभालो। कुछ दिन के लिए मायके तो जा सकती हूँ, अम्मा से पूछ लेना। निशा पहले दामोदर दत्त से अनुमति प्राप्त करती, फिर अम्मा की सेवा में अर्जी लगाती। पिता को चिट्ठी लिखती, कुछ दिन को बुला लो। पिता बाबूजी को पाती भेजते कि निशा का भाई अमुक तिथि को आएगा, भेजने की कृपा करेंगे। अम्मा डेडलाइन देती उसे, कितने दिन में ज़रूर लौटाना है। वो अवधि पूर्ण होने से पहले लौटती। अम्मा दामोदर दत्त को भड़का दें, और दामोदर दत्त वैसे भी समय समय पर अम्मा को संकेत देते रहते हैं कि वे पत्नी को काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं। कह दे मायके में ही रह जाओ तो दाम्पत्य न बचेगा। इधर माँ बाप कहेंगे कैसे बचता, तुमसे बचाते न बना। अभी हमको 3 लड़कियां ब्याहना है, तुम्हें कहाँ रखें। सास और पति का रुआब मानकर चलो। जल्दी ही दामोदर दत्त की पोस्टिंग सतना हो गई। सतना में वह ऐसे छाए कि तबादले की जद में आए बिना सेवानिवृत्ति तक छाए रहे। पहले निशा और दामोदर दत्त किराए के मकान में, फिर अस्पताल परिसर के शासकीय आवास में रहे। अम्मा बाबू नजला जैसे मामूली मामले को अपरिहार्य मानते हुए अक्सर दामोदर दत्त के घर फटकते रहते कि निशा स्वतंत्र होकर बिगड़ने न पाए। वापसी पर MR द्वारा भेंट किए हुए टॉनिक वगैरह बांध लाते। तब योजना नहीं थी न संकल्पना, लेकिन किसी की सलाह पर दामोदर दत्त ने शहर से दूर इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास मुख्य पथ से लगी 1.5 एकड़ ज़मीन सस्ते दामों पर खरीद ली थी। शहर उस ओर फैलता गया और ज़मीन बहुत मौके की हो गई। दामोदर दत्त के पुत्र कंदर्प का मेडिकल में चयन हो गया और दीर्घायु हेल्थ केयर यूनिट का प्रारूप तैयार होने लगा। दीर्घायु खड़ा करने के लिए दामोदर दत्त ने खुद को काम में डुबो दिया। हाथ में यश था, उनके दर पर मरीजों की तादाद बनी रहती और वे मरीज बीमारी, संक्रमण, टेस्ट, सर्जरी के अलावा कुछ न सोचते। रसिक होकर कभी निशा की कलाई पकड़ी तो पल्स पकड़ने की तरह निशा से कभी उदासियों का कारण न पूछा तो मनुहार से मनाया नहीं। छोटी छोटी बातों में क्या परेशान होना, पढ़ी लिखी हो, समाधान निकालो। बाबू रहे नहीं, अम्मा बची हैं तो उनसे तुम्हें इतनी शिकायत। सास बनोगी तब देखूंगा बहू को लेकर कितना जोश और जज्बा दिखाती हो। चौथी पीढ़ी। डॉक्टर कंदर्प, डॉक्टर नवधा। कार्डियोलॉजिस्ट कंदर्प के विवाह को लेकर कितनी उमंग और उम्मीद थी, लेकिन निशा ऐसे समय में सास बनी जब सास की दमदार पदवी खत्म होने को है। दरोगा अम्मा व्याधियों के नाम पर बिलारी से उचट कर शालिग्राम की बटैया सहित स्थायी रूप से यहीं आ बसी हैं।
और 2 बरस हुए दगाबाज पीढ़ी की आमद हो चुकी है। निशा ने अब तक अम्मा का घन गर्जन देखा, अब बेखौफ बहू के उद्दंड ठहाके देख रही है। भारी मुसीबत। निशा इस तरह युक्ति लगाना चाहती है जब अम्मा के हाथ के तोते उड़ते रहें और नवदा सही वेवलेंथ पर रहे। न अम्मा के हाथों के तोते उड़ते हैं, न नवदा सही वेवलेंथ पर रहती है। कंदर्प अपनी मर्जी का मालिक, जबकि नवदा चालबाज। कंदर्प अपनी मर्जी का मालिक होगा, इसका आभास उसने बचपन में दे दिया था। माँ, ये दत्त क्या होता है? हनुमान दत्त, गणेश दत्त, दामोदर दत्त? मैं सिर्फ कंदर्प हूँ। तब निशा नहीं जानती थी कंदर्प अपनी मर्जी को प्रेम विवाह जैसे विस्तार तक ले जाएगा। निशा दामोदर दत्त और अम्मा विस्मय से देख रहे थे। कंदर्प सीआईडी जैसे अंदाज में लैपटॉप पर नवदा की तस्वीर दिखा रहा था। अम्मा, अपनी बहू को देख लो। कंदर्प से 6 माह बड़ी लड़कों जैसे छोटे बाल वाली नवदा को लक्ष्य कर अम्मा ने निशा को लज्जित किया। ऐसा है, मतलब कटे बाल। निशा बहू नहीं, तमाशा दिखाने वाली आ रही है। निशा परास्त। कंदर्प, लड़की के बाल मुझे पसंद नहीं। कंदर्प ने समझा दिया। वक्त कितना बदल गया है, लड़की नापसंद करने की ये क्या वजह है माँ? ये हेयर कट नवदा को बहुत स्मार्ट और फिट बनाता है। दामोदर दत्त ने विभागीय सील लगा दी। ठीक है ना, नवदा को दीर्घायु संभालना है, बाल नहीं। निशा का विस्मय बढ़ गया। कंदर्प, तुम्हारी दाढ़ी के ये बाल, ये आमिर खान स्टाइल वाले, ऐसे लगते हैं जैसे होंठ के नीचे मक्खी बैठी है। अब नवदा से बाल ना संभलेंगे। आजकल के बच्चों का क्या चरित्र हो गया है, हमने ऐसा फैशन नहीं किया। किया है माँ, चलन के हिसाब से हर पीढ़ी फैशन करती है। तुम बेल बॉटम पहनकर कॉलेज जाती थी। दादी की नकली चोटी अब भी अलमारी में रखी मिल जाएगी। दादाजी के दीवान कट लहरियादार बाल थे। और पापा, मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है, और आपके तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आपने अमिताभ बच्चन जैसे कान ढकने वाले बड़े बाल रखे थे। मैंने छोटी सी दाढ़ी रख ली तो मेरा कैरेक्टर खराब। निशा अवाक। बाल की खाल ना निकालो, कुंडली। माँ, तब कुल और कुंडली मिलाई जाती थी, अब केमिस्ट्री मिलती है। निशा पर हमला होते देख अम्मा ने पुलक कर अपना प्रस्तुतिकरण बदल दिया। नवदा के कटे बालों में ऐब देख रही थी, अब कहने लगी, हमारा तो इंतजाम हो गया, हमको भी मार जाएगा तो हम निष्फिक्र हैं। नत पुतहु मतलब पौत्र वधू बिस्तर पर दाना पानी पहुंचाएगी, दवाई सुई इंजेक्शन भी लगा देगी। निशा बहुत टोरिया बनी रही, अब आ रही असली टोरिया, डॉक्टर। दामोदर दत्त में अम्मा के कुतर को डिफ्यूज करने की क्षमता नहीं है, लेकिन कंदर्प निशा के बचाव में उतरा। दादी, आज से 30-35 साल पहले लड़कियों का पीजी होना बहुत बड़ी बात थी, और माँ आज भी इतनी खूबसूरत हैं कि विक्टोरिया लगती हैं। निशा कंदर्प को देखती रही। इस विचित्र लड़के का वक्तव्य, बयान, स्पष्टीकरण कब किसके पक्ष में जाएगा, यही जानना है। खूबसूरत? विरोध होने पर अम्मा मजलिस छोड़ देती हैं। उनका मजलिस छोड़ना निशा को सक्रिय कर देता है। बोली, नवदा का दीर्घायु में स्वागत है। नवदा ने दाम्पत्य का सूत्रपात 100% से किया। 100% के साथ बोनस ही बोनस। इसे गृहस्थी नहीं जोड़नी है, जो जमा है उसे उड़ाना है, ऐश करना है। उसके स्वागत में तत्पर था। 3 मंजिला दीर्घायु हेल्थ केयर यूनिट, भूतल और प्रथम तल में नर्सिंग होम और दूसरे तल में आवास। नवदा का दहेज रिश्तेदारों के लिए मिस्ट्री। हर कोई खलबलाया हुआ। नवदा के वस्त्र, सैंडल, कॉस्मेटिक्स, पर्स, घड़ियाँ संस्था में दिख रही हैं, लेकिन और क्या है? और क्या है, अम्मा को ठीक ठीक संज्ञान नहीं, लेकिन नवदा और कंदर्प के बैंक खातों में लाखों आया है, कहकर अम्मा ने सनसनी फैला दी। और जब अम्मा ने जाना बैंक खाते में आया आंकड़ा 50 लाख है, तब वे होश खोने को हुई। निशा, ये बहू नहीं बैंक है, इसे एक शब्द जो कहोगी गजबर लंबा जवाब पाओगी। निशा दहशत में। जो अब पदवी पर सास नहीं बहुएं बैठेंगी, नवदा तो बैठेगी ही। इसे धीरे धीरे मजबूत नहीं होना है, फुल अकाउंट के साथ मजबूत होकर ही दिल्ली से रुखसत हुई है। नवदा ने आते ही आवाज़ दे दिया, अपनी मजबूती में गिरावट ना आने देगी। 2 सालों में निशा ने संकोच नहीं छोड़ा था। इसने तो संकोच, संस्कार, भय, लिहाज क्या क्या न छोड़ दिया। डे 1 से दीर्घायु को छात्रावास माना तो 2 साल होने को आए छात्रावास ही मानती है। इसकी रात कब ढलेगी, भोर कब होगी, ये जानती है कि कंदर्प जानता है। जब इसकी भोर होती है, निशा रसोई में व्यस्त रहती है। जब रात ढलती है तो निशा सो चुकी होती है। इस चिकित्सक युग्म का खाना संतोष मतलब घरेलू नौकर के कमरे में पहुंचाता है।
छोटी सी बात पर गलफड़े फाड़कर ऐसा हंसती है जैसे बहुत बड़ी बात हो। अट्टहास पर निशा दहल जाती है, जबकि कंदर्प विभोर होता है। शी इज़ चेयरफुल एंड गुड ह्यूमन इंडीड। निशा के बेल बॉटम कमीज सलवार बक्से में जब्त हो गए थे। ये विक्टोरिया झबला जैसा टॉप और ढीले पैजामे जैसे पहनावे में पूरे घर में भटकती चलती है। शॉर्ट शर्ट, टाइट जीन्स, सलवार कमीज, गाउन, पैंट, जैकेट, कब क्या पहनकर डरा दे कहा नहीं जा सकता। यदि निशा पूछती है ये कैसा बाना है, कंदर्प नवधा के प्रोटेक्शन में पोजीशन ले लेता है। माँ, दिल्ली में लड़कियाँ छोटे स्कर्ट और बहुत खुले आउटफिट पहनती हैं। नवधा बहुत सोबर है। मैंने शादी के बाद साड़ी ही पहनी है। नवधा क्या पहने उसकी चॉइस है। अब तक अम्मा की चॉइस, अब बहू की। मेरी चॉइस किसी ने नहीं पूछी। नाइंसाफ़ी की। नवधा सिर पर आंचल रखकर सर्जरी नहीं कर सकती। माँ, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। और नवधा कब प्रैक्टिकल होगी? कब हॉस्टलर्स जैसा आचरण छोड़ेगी? कमरा ऐसा अस्त व्यस्त रखती है, खासकर बिस्तर जैसे सुनामी आया हो। अव्यवस्था पर दो शब्द कह दो तो कंदर्प का मुख ऐसा हो जाता है जैसे वो अव्यवस्था का पीड़ित बनाया जा रहा हो। माँ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बहू का हुनर देख रही हूँ। धीरे बोलो, नवधा बाथरूम में सुन लेगी। कंदर्प सतर्क नज़र अटैच्ड बाथरूम पर फेंकता है। देखती हो, न मुझे फुर्सत है न नवधा को। रूम कब ठीक करें? संतोष क्या कर रहा है? बोलो, सफाई कर दे। चाय बना रहा है। नवधा को तो रसोई से मतलब नहीं है। थोड़ा धीरे बोलो ना। साथ ही रह गई, कभी बहू खाना बनाकर खिलाएगी? उसे तो अम्मा ने तत्काल चूल्हे कंडे में झोंक दिया था। अब मॉड्यूलर किचन है, पर बहुरिया खाना क्या बनाएगी? कंदर्प पानी मांग ले तो जवाब तैयार है। मैं भी थकी हूँ, कोई मुझे पिला दे। फिर से बोतल निकालो और पी लो यार। नवधा का लापरवाह व्यवहार देख निशा असहज होकर अम्मा को देखती है। क्या प्रतिक्रिया देंगी? अम्मा अपना श्रम बताने लगती हैं। कंदर्प के दादा घर आते थे तो हम लोटा गिलास लेकर तैयार रहते थे। नवधा अम्मा के श्रम को महत्व नहीं देती। दादी, आपकी पीढ़ी ने पतिव्रता बनने की होड़ में पतियों को आलसी बना दिया था। कंदर्प को छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए। दीर्घायु में दिन भर माथा खपाने के बाद जान नहीं बचती। एक लेडी के यूट्रस में 5 फाइब्राइड थे। मैं आज यूट्रस न निकालती तो एक फूट जाता। जान पर बनाती है तब इन औरतों को इलाज कराने का होश आता है। अम्मा अचंभे में, उन्होंने जो कहा उसका ये कैसा जवाब है? नवधा, रिलैक्स, पानी पियोगी? कंदर्प ने नवधा को पानी की बोतल पकड़ाकर अम्मा का अचंभा बढ़ा दिया। थैंक यू कंदर्प। नवधा ने बोतल ले ली। अम्मा अचंभे में, लेकिन हस्तक्षेप उनका पुराना शगल है। बाप रे कंदर्प, इस खानदान में अब तक कोई अपने आदमी को नाम से नहीं पुकारा। आदमी का नाम लेने से पाप पड़ता है। अब अवधा अचंभे में, ओ नो, आई कांट बिलीव इट। दादी, नाम लेना गुनाह नहीं होता। नवधा के समर्थन में कंदर्प, दादी, नवधा ने गांव नहीं देखा, वो लोकाचार नहीं समझेगी। बाप रे, इस खानदान में इतना पुण्यठ मतलब सयाना कोई ना हुआ जो पत्नी का इतना पक्ष करे। निशा, तुमको कायदा कब सिखाई जो तुम हमार लोगन का लिहाज करोगे? आक्षेप पर निशा जागरूक होती तब तक नवधा ने कह दिया, माँ की गलती नहीं है दादी, संस्कार और लिहाज समय के साथ बदलते हैं। आपका लिहाज हम चलाएं तो लोग हमें बेवकूफ़ कहेंगे। मैं सतना जैसे स्मॉल प्लेस में आने से डर रही थी कि क्या माहौल मिले, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। माँ, सास टाइप बिल्कुल नहीं है। व्यंजन बनाकर खिलाते रहो और ये भाग्यशाली खाती रहे, बदले में चुग्गा डाल दे। माँ, सास टाइप बिल्कुल नहीं है। निशा को सराहना रास ना आई, लेकिन अम्मा के हाथ के तोते उड़ाने का मौका वो मिस नहीं करती। अम्मा, मैंने जो भी सिखाया, पर ये दोनों दिल्ली के पढ़े हैं, बिलारी का कायदा सचमुच नहीं समझेंगे। कंदर्प ने निशा को कंधे से थाम लिया। माँ, यू आर सच ए नाइस पर्सन। यह जवाब भी अम्मा की समझ में ना आया, लेकिन समझ गई निशा उनसे श्रेष्ठ साबित हो रही है। नवधा और कंदर्प सीढ़ियाँ उतरकर दीर्घायु चले गए। उपरांत वे निशा के पास रसोई में पहुंची। बहू का पक्ष बहुत करती हो, तभी रसोई में नहीं झांकती। मैं ना झांकूं, पर अम्मा तुम्हारे शालिग्राम संतोष का बनाया खाना नहीं खाते। शालिग्राम भगवान को भोजन का भोग लगाया जाता है। शालिग्राम बिराजो तो नेम धेम का ध्यान रखो। संतोष का बनाया खाना पवित्र मतलब पवित्र ना होगा। तुम्हारे हाथ थकते हैं तो कहो, हम 2 टिक्कड़ अपने लिए बना लिया करेंगे और भोग लगा दिया करेंगे। हम मर जाएं तब होटल से मंगाकर भगवान का भोग लगाना। निशा विक्टिम।
अम्मा सताने के मौके पर रखती हैं। नवधा रसोई में चरण रज रखने को कतई उत्साहित नहीं। अम्मा ने निसंकोच कह दिया था कि शिक्षा बहुत ली हो पे निशा, तुमसे भात पसाते नहीं बनता। लेकिन निशा नहीं कह पाती। सर्जरी ठीक है पर नवधा, तुमसे कुकर में प्रेशर देते नहीं बनता। कभी कह दो किचन में थोड़ा बहुत रुचि लेनी चाहिए तो नवधा का अट्टहास, माँ मुझे सचमुच खाना बनाना नहीं आता। कंदर बचाओ में, थैंक गॉड मैं माँ का बनाया टेस्टी खाना मिस नहीं कर सकता। रियली यार, बचपन से कुक का बनाया खाती आई हूँ ना, अब जाना माँ के हाथ का बना खाना कैसा लजीज और शुद्ध होता है। चालबाज बहुएं सदा सुखी रहती हैं। निशा संशय में, कंदर्प अलग रहते तो खाना कौन बनाता? इतने फूड सेंटर हैं, माँ मैं खाना बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता तो कुक लगाता। अब प्रायोरिटी बदल गई है, लड़कियां किचन नहीं कैरियर संभालना चाहती हैं। गजब देखो, दामोदर दत्त अम्मा की उपस्थिति में निशा से बात करने में बरसों झिझके रहे, लेकिन बहू के साथ कैसी मिली भगत है। ठीक कहते हो कंदर्प, नवधा का फोकस दीर्घायु पर होना चाहिए। गजब देखो, तब साफ कह दिया था निशा, शुक्ल खानदान की महिलाएं नौकरी नहीं करती, अब नवधा का फोकस दीर्घायु पर होना चाहिए। तब जॉब करने दिया होता, कहो आज मैं प्रिंसिपल होती। दामोदर दत्त ने चुनौती दी, अब कर लो, अब जॉब कौन देगा, दीर्घायु देगा। क्या मैं काम करूंगी? मंगल ग्रह में पानी तलाशने तो तुम्हें भेजा नहीं जा सकता, दीर्घायु में पैदा होने वाले बच्चों के नाक कान पहुँच देना, इसी लायक रह गई हूँ। नवधा फिर चालबाजी पर, पापा आप माँ को अंडर एसेस कर रहे हैं। जॉब नहीं किया लेकिन माँ की पर्सनैलिटी अलग दिखाई देती है। यू आर लकी, इतनी खूबसूरत वाइफ मिली और खाना तो ऐसा लजीज बनाती हैं कि कभी कभी ओवर ईटिंग कर मैं अपना हाजमा बिगाड़ लेती हूँ। नवधा ससुर से स्वतंत्र होकर अपना मत बता रही है और ससुर निर्लज्ज होकर हंस रहा है। खासकर गोभी का पराठा, निशा मैं एक पराठा एक और लूँगा। निशा ने पराठा दामोदर दत्त की ओर बढ़ाया। ठीक तभी नवधा को आपत्ति दर्ज हुई। माँ मत दो, पापा इस उम्र में आपको कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए। निशा खुद को जब्त नहीं रख पाती। नवधा तुम एक चार्ट बनाकर लटका दो, कौन कितनी कैलोरी ले और क्यों ले। निशा की तलखी ने मानो धारा 144 का काम किया। डाइनिंग टेबल पर चुप्पी। फिर नवधा उठ गई। कंदर्प मैं चलती हूँ, कल रात जिस लेडी की डिलीवरी हुई है उसे बुखार आ गया है, देखूँ क्या कंडीशन है। मैं भी चलता हूँ, पेशेंट आने लगे होंगे। कंदर्प ने नवधा का अनुसरण ही नहीं किया, सीढ़ियाँ उतरते हुए उसका हाथ थाम लिया सांत्वना देने के लिए। या खुशामद, जब से ये जुगल जोड़ी आ बसी है घर अमेरिका इंग्लैंड हो गया है। निशा पीड़ित, दामोदर दत्त पल्स पकड़ने की तरह उसकी कलाई पकड़ते हैं और यहाँ खुल्लम खुला धर पकड़। अम्मा देख लेंगी तो कहेंगी निशा ने कायदा कब सिखाया। दामोदर दत्त दोनों को जाते देखते रहे। निशा तुम्हारी यही नेगेटिव अप्रोच रही तो कंदर्प और खासकर नवधा कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर पाएंगे, घर का माहौल भी बिगड़ेगा। दोनों ने ठीक से नाश्ता नहीं किया, जबकि जानती हो लंच के लिए कब समय निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। निशा इस इंसान को समझ नहीं पाती। तब कहते थे स्पेस तुम खुद बनाओ, अब कहते हैं बहू को कंफर्टेबल बनाए रखने के उपाय करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता दोनों किस तरह हाथ पकड़ कर गए हैं? बाप के सामने वैलेंटाइन डे। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को अपराध। निशा वे जवान है, तुम भी थे कभी। मैं फेफड़ों का डॉक्टर, कंदर्प दिल का, उसे आशिकी के तरीके आते हैं। निशा का भभूखा मुख देखकर दामोदर दत्त हंसने लगे। मत हंसो, मैं इम्प्रेस नहीं हो जाऊंगी। गफलत। सचमुच इच्छा है शासन सहाय तो थोड़ा शासन करे, पर निशा गलत समय में सास बनी है। 21वीं सदी की बहुएं पति को पटाती हैं फिर ससुर को। दोनों पट जाएं तो पिचके गुब्बारे सी सास स्वतः निशक्त हो जाएगी। यहाँ तो नवधा ने संतोष की पत्नी का जटिल प्रसव संपन्न कर जच्चा बच्चा की जान बचाकर संतोष को भी खादिम बना लिया है। नहा खोर कर अंतःपुर से निकलती है तो संतोष खिदमत में सतर्क, भाभी जी आप बैठो मैं चाय लाता हूँ। उपेक्षा अनादर निशा के हिस्से में। दामोदर दत्त ने वो ऊष्मा ऊर्जा न दी जो संबंधों में मजबूती लाती है। अब कंदर्प कैसा बेगाना लगने लगा है, दीर्घायु में होता है या नवधा के संगठन में। दिन हो जाते हैं, थोड़ा ठहर कर एक मुश्त बात नहीं हो पाती। बात करने के लिए मौका ढूंढना पड़ता है। मौका होता है तब अम्मा धूप जलाकर शालिग्राम के समक्ष घंटी टुनटुना रही हूँ, उधर नवधा तेज संगीत के साथ शावर ले रही हो। वरना अम्मा के हाथ कोई सूत्र लग जाए तो वे निशा के नाम वारंट जारी करने में पल न लगाएंगी। नवधा तक कोई सूत्र पहुँचे तो कंदर्प बयान लेगा, माँ तुमने ऐसा कहा क्या।
दो पीढ़ियों के बीच अपदस्थ सी निशा इन दिनों उसी असहजता से गुजर रही है जिससे दाम्पत्य का सूत्रपात करते हुए गुजर चुकी है। मन उचाट अनमयस्क भाव से काम करती और अपने कमरे में सुस्ताती। आखिर कंदर्प ने सांत्वना पहुंचाई। परेशान हो? चुप हूं कि बाकी लोग कंफर्टेबल रहें। नवधा नवधा के अलावा तुम कुछ नहीं सोचते? तुम्हारे पापा कहते हैं नवधा को ऐसा माहौल दो कि वो कंफर्टेबल फील करे। मैं ऐसा क्या कहती हूँ जो वो कंफर्टेबल हो? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसे एफर्ट्स करना चाहिए। माँ, तुम पॉजिटिव अप्रोच रखती थी, अब क्या दिक्कत है? नवदा अलग परिवेश से आई है, उसे चीज़ों को समझने का मौका दो। वो अपनी अचानक आदत कैसे बदल दे? लेकिन बेटा, वो हॉस्टलर की तरह रहती है, सदस्य की तरह नहीं। वो शादी के साथ इस घर की मेंबर बन चुकी है, उसे अब कोई बेदखल नहीं कर सकता। करेगा तो लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। देख तो रही हो, डिवोर्स रेटिंग तेज़ी से बढ़ रही है। तुमने जो लिहाज किया, जो प्रेशर फेस किया, वो आज की बहुएं नहीं करेंगी। बहू प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखा दे तो थाना कचहरी में ससुराल वालों की हालत बिगड़ जाती है। तो अब दाम्पत्य बचाने की चिंता बहुओं को नहीं, पिया बसंती को करनी है, निशा ने सोचा। तुम डराने लगे हो? डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि परिवार टूटने की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। तुम दिल्ली का माहौल देखोगी तो जानोगी कि आज की जनरेशन जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। हम लोग साथ में रहते हैं, ये आज की समय की बहुत बड़ी बात है। दीर्घायु जैसा कीमती सेटअप ना होता तो साथ में ना रहते, मन में सोचा उसने। दीर्घायु ना होता ना तो मैं स्वतंत्र होता, दिल्ली में सेटल होता या ओवरसीज जॉब करता। इकलौते लड़के को बहुत सहना पड़ता है। वो अपनी इच्छा से अलग सेटल नहीं हो सकता क्योंकि उसे पिता का सेटअप संभालना होता है। वाह रे मैनेजमेंट गुरु, उपकार मानती हूँ। क्या बताऊँ माँ, दिल्ली जैसे कल्चर से यहाँ आकर मन लगाने में मुझे कितनी परेशानी हुई। नवधा तो जन्म से ही दिल्ली में रही है, उसके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, अच्छा खासा नर्सिंग होम चला रहे हैं। नवधा चाहती तो अपनी दीदी जीजू की तरह नर्सिंग होम ज्वाइन करती। उसके पापा ने मुझ पर बहुत जोर डाला था कि उनकी सिर्फ 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी दामाद की तरह मैं भी उनका नर्सिंग होम ज्वाइन करूं। मुझे प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। नवधा ने भी वहाँ रहने की जिद नहीं की। उपकार मानती हूँ। जबकि नवधा परेशान होती है, ये छोटा शहर है, ऐसे मरीज आते हैं, खासकर देहाती महिलाएं जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं। मेडिकल साइंस की इन्हें कोई जानकारी नहीं होती, जबकि पेशेंट्स के एफर्ट्स अच्छे हों तो डॉक्टर का काम आसान हो जाता है। अभी 3 दिन पहले एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई। बच्चे की गर्दन में नाल 2 परत लिपटा हुआ था। नवधा ने मदर चाइल्ड दोनों को सेव किया। कुछ हो जाता तो आजकल लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ। वो थक जाती है, लेकिन तुम कहती हो फर्राटा कार चलाते हुए फ्री घूमती है। नहीं घूमती। मुझे आज भी इतनी फ्रीडम नहीं मिली है कि तुम्हारे पापा से पूछे बिना कहीं चली जाऊं। तुम इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें फ्रीडम नहीं दी गई। तुम दबकर रहने की तकलीफ जानती हो माँ, इसलिए ही तो कहता हूँ, यदि तुम्हारे और नवधा के संबंध सही ना रहे तो दादी की मुराद पूरी होगी। वे इंतज़ार में हैं कि घर में कब महाभारत हो। नवधा क्या करती है नहीं करती है, पर तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है। कभी बदतमीज़ी दिखाई क्या? कंदर्प की सनसनीखेज बातें, दहशत में निशा। व्यवस्था सुचारू चाहिए तो सास को म्यूट होकर रहना होगा। इस फुल अकाउंट वाली को डर नहीं है, दाम्पत्य न बचेगा तो कहाँ जाएगी। इसके चिकित्सक माता पिता इसे लपक लेने को तैयार खड़े हैं, और यदि ये तलाक लेती है तो कंदर्प आरोप पर उतर पड़ेगा। माँ, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ खराब हो गई। आरोप निशा पर ही तय होने हैं, गड़बड़ी चाहे जिस पक्ष की हो। ये भेद नवधा समझ चुकी है, इसलिए न अनुमति लेती है न पूर्व सूचना देती है, सीधे फैसला। दिल्ली जाना है, निशा अवाक है। वो मायके जाने के लिए दामोदर दत्त को पटाती थी, फिर अम्मा के दरबार में अर्जी लगाती थी। अब ये जो सेल फोन है, इसके बिल्कुल खुफिया तरीके से शिखर वार्ता कर नवधा का क्या कार्यक्रम बन जाता है कोई नहीं जानता। बेटी बहू को लाने ले जाने के रिवाज अब लुप्त प्राय है। कंदर्प इसे खजुराहो पहुंचा देता है, फिर ये दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ लेती है। निशा को चाय नाश्ते के दौरान ज्ञात हुआ नवधा दिल्ली जा रही है। माँ, आज मुझे दिल्ली जाना है, नहीं कहना चाहती थी लेकिन निशा के मुंह से निकल गया। अचानक बताया नहीं? हाँ, मैं कल रात बताती, जब तक हम लोग दीर्घायु से आए आप सो गई थी। दिल्ली जाना है इसलिए कल काम निपटाने में काफ़ी देर हो गई थी। पोहे का स्वाद लेती अम्मा के मुख पर कुटिल भाव छा गए। शासन तो हमने किया, निशा तुम्हें कोई कौड़ी भर न पूछेगा। निशा ने सहायतार्थ दामोदर दत्त को देखा।
परंपरावादी रहे हैं, मायके जाना है तो अम्मा का दिल जीतो। अब इतना तो कहेंगे, कंदर्प तुम्हें या नवधा को कहीं जाना है तो अपनी माँ को बता दिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा, बाकी वो तुम्हारा जाना रद्द ना करेंगी। लेकिन वे बोले, जल्दी लौटना नवधा, तुमने काम अच्छी तरह संभाल लिया है। पहले डिलीवरी केस में मुझे लेडी डॉक्टर अपॉइंट करनी पड़ती थी। फॉलो ऑन मांगने जैसी स्थिति में निशा, दोनों पारी में पराजित। तब घर अम्मा की उपस्थिति से संचालित होता था, अब नवधा की उपस्थिति से। नवधा क्या गई, घर में जैसे बर्फ जम गई है। दामोदर दत्त ने तो कभी ठहर कर निशा का हाल जानना नहीं चाहा, अब कंदर्प भी चुप रहने लगा है। वो दीर्घायु में होता है या अपने कमरे में। आवाज़ के नाम पर अम्मा की घंटी की टुनटुनाहट सुनाई देती है या टीवी का स्वर। क्यों होता है ऐसा? साधना चाहो लेकिन स्थितियाँ फिसलती जाती हैं। तब ठहाके थे, फिर बातें अवॉइड की जाने लगीं, फिर औपचारिक बातें, अब तो कम्युनिकेशन के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है। निशा की अड़चन बहुत बढ़ गई है, समझ नहीं पाती गलती कब किससे क्यों होती गई। वो म्यूट रहते हुए गृहस्थी के काम करती और सुस्त भाव से बिस्तर पर आ जाती है। आखिर दामोदर दत्त ने नोटिस ली, निशा तुम सुस्त रहती हो। ठीक हूँ, देख रहा हूँ तुम माँ बेटे के बीच आइस जमती जा रही है। नवधा क्या सोचती होगी? कभी सोचा मैं क्या सोचती हूँ? क्या सोचती हो? मैं तब भी विक्टिम थी, अब भी विक्टिम हूँ। तब अम्मा का राज था, अब कंदर्प और नवधा का। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मुझे सेकंड क्लास सिटीजन मानते रहे हो, मेरी इच्छा उम्मीद विचार से मतलब न रखा। सास बनी लेकिन ऐसी घटिया समय में जब बेटों ने लिहाज और बहुओं ने डरना छोड़ दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेवल लो है। तुम औरतें बहू की एक प्री कंसीव इमेज नहीं देती हो। बात सिर्फ इतनी सी है। सब मेरी गलती है। कंदर्प खासकर नवधा कब सोती है, कब जागती हैं, क्या पहनती हैं, कहाँ जाती है, जैसी छोटी बातों में तुम उलझी रहती हो। इन लड़ाइयों से संबंध बिगड़ते हैं, इमेज खराब होती है। तो जिस गृहस्थी को मैंने मेहनत से बनाया उससे डिसओन हो जाऊं? मेरा मतलब है किसी बड़े मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ो तो समझ में आए गलत कौन है। छोटी बातों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुद्दे अम्मा बनाती रही हैं, फिर भी तुम समझौता करने के लिए मुझे मजबूर करते रहे। ना तुम्हारा अम्मा बाबू पर जोर चला, ना बेटे बहू पर चलता है। तुम जानती हो बाबू गुस्सैल और अम्मा तुनक मिजाज रही हैं, इसलिए तुम्हें समझौता करने को कहता रहा। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, हम बेटे बहू पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। मानता हूँ अम्मा ने तुम्हें सताया, लेकिन ये लोग तुम्हें सता नहीं रहे हैं, इनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। लाइफ स्टाइल को तुम इनका अवगुण मानती हो। इनकी चॉइस, इनका चेंज, इनकी फ्रीडम, इनकी स्टाइल, गुण बता दो। दोनों डॉक्टर हैं, ये गुण तुम लोगों से बड़े घमंड से बताती हो। लोग कहते हैं आपने बहू को पूरी आज़ादी दी है, तब सुनकर फूल जाती हो। लेकिन इन्हें सिर्फ फ्रीडम चाहिए, रिश्ते नहीं। रिश्ते चाहिए, इसीलिए दोनों ने दीर्घायु ज्वाइन किया। कंदर्प नवधा के साथ दिल्ली में बस जाता या नवधा जिद करती दोनों उसके पिता का नर्सिंग होम ज्वाइन करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये दोनों दीर्घायु को अच्छा संभाल रहे हैं। मतभेद हों, दोनों दिल्ली लौट जाएं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, दीर्घायु पर जरूर असर आएगा। मुझे कभी बोलने नहीं दिया गया, इसे मैं अपनी हार मानती हूँ। संघर्ष ही करती रही। हर कोई अपने हिस्से का संघर्ष करता है। संघर्ष का तरीका और उद्देश्य अलग हो सकता है। नवधा खाना बनाने में मेहनत नहीं करती, लेकिन दीर्घायु में करती है। बहुत कंपटीशन है निशा, तमाम डॉक्टर मरीजों को लपक लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं और कंदर्प देखते हैं नवधा कितनी व्यस्त रहती है, इसीलिए कंदर्प उससे गृहस्थी में रुचि लेने को नहीं कह पाता। तुम मेरा पक्ष नहीं सुनना चाहते हो। तुम्हारा पक्ष मजबूत है, तुम घर की मालकिन हो भाई। लेकिन ऐश वे दोनों करते रहें। बाजार से लाकर कभी पास्ता नोश फरमा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा। प्लेन से नीचे कदम नहीं रखते, कपड़ों का हिसाब नहीं। 6 महीने में इनके डिज़ाइनर आउटफिट आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। शुरुआत संपन्नता से की है तो हाई प्रोफाइल हो गए हैं, लेकिन इस पीढ़ी के अपने अभाव हैं। हमने कंदर्प का ब्याह देख लिया, धूमधाम से बारात ले गए। ये भी ले जाएंगे यदि बच्चे हों। कहती हूँ अब बच्चा हो जाना चाहिए तो नवधा कहती अभी प्लान नहीं किया है। 32 पूरा कर चुकी है, कब प्लान करेगी? सुकुमारी माँ नहीं बनना चाहती। बच्चे हो जाएंगे, पर निशा विकट समय आने वाला है। इन्हें पता ना होगा कि इनके बच्चे शादी करेंगे नहीं करेंगे, अदालत में करेंगे या बिना शादी के साथ रहेंगे, इन्हें इनवाइट करेंगे या सूचना ही देंगे। इस पीढ़ी का बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बीतेगा या अस्पताल में, क्या मालूम। कंदर्प को श्राप मत दो। पिघल गई?
इसीलिए कहता हूँ अपना स्वास्थ्य देखो। तुम ही कहती हो गुस्से में तुम्हारा सिर भारी हो जाता है। फिक्र किससे है मेरी? तुम्हें ही नहीं, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, अल्जाइमर प्रॉब्लम, तमाम बीमारियां हैं। हमने 3/4 उम्र जी ली, 1/4 बची है, जी ले शान से। कोई जीने दे। उधर अम्मा बैठी है मुझे बेइज्जत करने को, इधर कंदर्प और नवधा को कुछ कहना गुनाह। हम पर इल्ज़ाम तो ना आएगा कि हमने किसी को सताया। हम बेटे बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनका विश्वास बना रहेगा। बाद में करेंगे तो नवधा कहेगी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो बुढ़ा बुढ़िया पटरी पर आ रहे हैं, करो सेवा। ये सेवा करेगी? नहीं जानता। उसका पिया बसंती करने देगा? पैरा मेडिकल स्टाफ को तो नहीं रोक लेगा? दीर्घायु में 2 बेड वाले रूम में पड़े रहेंगे? डरा रहे हो? ना डरना पड़े इसीलिए कहता हूँ बच्चों को सहयोग दो। अम्मा ने सताया लेकिन मैं सहयोग करती हूँ। लेकिन कहती हूँ अम्मा ने स्नेह दिया होता तो दिल से सहयोग करती। मैंने कब क्या कहा? तुम जहन में बैठाते रहे हो कि वक्त आने पर मेरे कलेजे में तीर मारने के काम आएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस देता हूँ और कंदर्प भी देता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात, शादी के बाद पत्नी की संगत जितनी अच्छी लगती है माँ की नहीं लगती। कंदर्प को भी पत्नी लुभाती होगी, दुनिया का यही नियम है। तब तुम्हारी एक झलक से मेरा दिल खुश हो जाता था, हो जाता है। मैं भी चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। डरता था अम्मा तेवर बिगाड़ लेंगी कि देख लो जोरू के गुलाम को। अब कंदर्प और नवधा को हंसते चुहल करते, मान मनोहार करते देखता हूँ तो लगता है सचमुच मैंने मौके गंवाए हैं। अम्मा का आदर ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा नहीं करना था। निशा रो देगी। थोड़ा स्पेस, अधिकार, महत्व, आज़ादी, चुहल, इतना ही तो चाहा था। अब शायद ये अभाव ही परेशान कर रहे हैं और लगता है बेटे बहू लिहाज भूल रहे हैं। स्वर में रोष है, अविश्वास है, लेकिन नमी है। बताया नहीं कभी मुझे? बताया भी हो तो तुमने विश्वास नहीं किया होगा। तुमने मान लिया था मैं अम्मा को महत्व देता हूँ, तुम्हें नहीं। ये शिकायत मुझे अब भी है। मुझे पछतावा, हरदम जल्दी में रहा और छोटे छोटे लम्हों को छोड़ता गया। मानते हो ना? हाँ, इसीलिए चाहता हूँ नवधा को शिकायत ना रहे, कंदर्प को पछतावा ना रहे, जिए अपनी स्टाइल में। निशा, तुम महसूस नहीं करती हो वे दोनों कितना खुश रहते हैं तो घर में ऊर्जा भर जाती है। वे टेंस रहते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ संबंधों को कमज़ोर करती हैं। वजहें छोटी हैं, नतीजा लेकिन खतरनाक होता है। कंदर्प ठीक कहता है, डिवोर्स रेटिंग बढ़ रही है क्योंकि बहुएं इस बात पर रूठने लगी हैं कि तुमने मुझे पिछली बार आई लव यू कब बोला था। इनकी यही अदा देखकर तो इच्छा होती है मैं पिया बसंती बन जाऊं। सेवानिवृत्त हो गए हो, कंदर्प को पढ़ा लिखा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, यही वक्त है आवारा होने का। दामोदर दत्त ने भी हंसकर निशा की कलाई पकड़ ली। ये पकड़ना पल्स पकड़ने की तरह नहीं था। अभी आप सुन रहे थे समाज का आईना दिखाती हुई एक बेहद यथार्थपूर्ण कहानी पिया बसंती। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।